Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28th August of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें और हर कोई जवाब दे। आप गूगल सर्च कर सकते हैं आंसर ढूंढने के लिए। आप हमारे नोट्स देख सकते हैं। आप किसी बुक से रिफ़र कर सकते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। लेकिन प्लीज़ हर कोई जो वीडियो देखे कमेंट ज़रूर करे कि उन आंसर्स को क्या कहते हैं कि आंसर्स कमेंट ज़रूर आप कमेंट में बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप एट लास्ट कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करने से कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई कब स्टैब्लिश किया गया था? एएसआई कब स्टैब्लिश किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके बारे में कल हमने बात की थी, इसका पहला सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन कब हुआ था ये आपको बताना है। पहला सेशन इसका कब हुआ था? तीसरा क्वेश्चन आता है कि एनएचएआई जो है, एनएचएआई उसकी रिसेंट चेयरमैन कौन है? एनएचएआई की चेयरमैन कौन है इस वक्त? एनएचएआई की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन इस वक्त कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए पहली न्यूज़ आती है, स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग एससी एसटी सेज कोर्ट। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे सब ग्रुप्स होने चाहिए। एससी एसटी जो है क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, उनमें भी सब ग्रुप्स होने चाहिए क्योंकि कुछ एससी एसटी जो है वो क्या कहते हैं जैसे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है वैसे ओबीसी में, वैसे ही एससी एसटी में भी कहते हैं ग्रुप्स में डिवाइड होना चाहिए। तो वैसे ही इसमें कहा गया है कि एससी एसटी को भी और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहिए क्योंकि कुछ एससी एसटी ऐसे लोग हैं काफ़ी डेवलप्ड हैं, काफ़ी वेल्थ है उनके पास, तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं सही है, वो गुड पोजीशन में। और कुछ एस सी एस टी हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन काफ़ी बेकार है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनको उतना सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हो पा रही। तो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं पुअर लोग हैं, पुअर एस सी एस टी पीपल हैं, तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन्हें सब ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा जिससे जिनको दिक्कत है उनको सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। तो इस न्यूज़ में वही बताया गया है। इसी तरह ओबीसी में भी क्या कहते हैं ओबीसी में भी इसी साल आया था, क्या कहते हैं केस फाइल हुआ था कि ओबीसी में भी सब ग्रुप्स होने चाहिए, जिसका डिसीजन क्या कहते हैं जनवरी में होगा, जनवरी 2021 में क्या कहते हैं इसकी क्या कहते हैं रिजल्ट आना है। क्या कहते हैं ओबीसी के सब ग्रुप्स क्या क्या होंगे, किस तरह होगा, तो वह क्या कहते हैं उसमें 2021 में रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस न्यूज़ में देख लेते हैं क्या लिखा है। इस न्यूज़ में लिखा है, अ 5 बेंच of the Supreme Court on Thursday held that states can subclassify scheduled class and scheduled tribes in the central list to provide preference treatment to the weakest of the weak की जो weakest of the weak हैं, जो इस एस सी एस टी में जो भी वीक हैं, वीक लोग हैं, कहते हैं कमज़ोर हैं और जिनकी परिस्थितियाँ सही नहीं है, क्या कहते हैं उनके लिए भी जिससे प्रेफरेंस उनको ट्रीटमेंट में उनको एक प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिल सके, तो इसलिए ऐसा करने की बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है, जैसे हमने देखा कि विद दिस बेंच द बेंच टुक अ कॉन्ट्ररी व्यू टू आर 2004 जजमेंट की, तो जैसे 2004 में जजमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था, मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड क्लास वुड अमाउंट टू टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट की कि क्लास के अंदर से शेड्यूल्ड क्लास के अंदर एक क्लास हो, तो क्या कहते हैं हम उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों तक जो जो वीक लोग हैं, जो क्या कहते हैं जिनके पास सर्विसेज नहीं है, तो उनके तक सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती है। तो इस न्यूज़ में यही था कि क्या कहते हैं सब ग्रुप्स होने चाहिए एससी और एसटी में भी, उसके अंदर भी सब ग्रुप्स हों। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप, सेंटर टेल स्टेट्स की। इस न्यूज़ में बताया गया है कि बोरो की सेंटर ने कहा कि जीएसटी गैप जो जीएसटी नहीं फुलफिल कर पाए स्टेट्स, वो क्या कहते हैं बोरो करे आरबीआई से पैसा और क्या कहते हैं जो जीएसटी बिल्स उनके बकाए हैं वो जमा किए जाएं, ऐसा सेंटर का कहना है। इसमें कहा गया है, पेंडेमिक एंड एन ऑक्ट ऑफ गॉड से सीतारमन, स्टेट गिव 7 days टू कंसीडर ऑप्शन की। स्टेट के पास 7 दिन है क्या कहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने का कि वो कैसे अपने जो जीएसटी रेवेन्यू बाकी जीएसटी रेवेन्यू गैप जो है 3 लाख करोड़ का इस साल, वो कैसे कवर करते हैं वो देखना है क्योंकि इसी पैंडेमिक में ये एक्ट ऑफ गॉड लग रहा है क्योंकि इसके कारण हर चीज़ में दिक्कतें आ रही हैं। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की है, तो इस तरह जीएसटी गैप करने के लिए ऐसा उन्होंने ऑप्शन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है, स्पेशल विंडो कुड बी प्रोवाइडेड इन अ कंसल्टेशन विद आरबीआई, एक स्पेशल विंडो भी बनाई जाएगी कहते हैं आरबीआई के साथ कंसल्ट करने के लिए, जिसमें 97,000 करोड़ एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाएंगे और इसे 5 साल के अंदर रीपे किया जा सकता है। जब कलेक्शन हो जाए उतना अमाउंट का कहते हैं स्टेट्स के द्वारा, तो वो वापस कर सकते हैं और क्या कहते हैं उनका जो उन्होंने बोरो किया है, जो लोन लिया है एक तरह से आरबीआई से, वो ख़त्म हो जाएगा।
तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है जीएसटी। जीएसटी को हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से कर सकते हैं। जीएसटी इज अ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज में लगा होता है, सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। ये कंज्यूमर्स के द्वारा पेड किया जाता है। ये गवर्नमेंट बाय द बिजनेस लिंक द गुड्स एंड सर्विसेज। ये लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रही होती है। मेन फीचर ऑफ जीएसटी, इसका मेन फीचर क्या है? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। ये सप्लाई साइड पे एप्लीकेबल होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन की, डेस्टिनेशन कितना दूर है उसके हिसाब से भी टैक्सेशन होता है। डुअल जीएसटी, कुछ जगह कुछ आइटम्स में डुअल जीएसटी लगता है, जैसे सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी दोनों लगता है। स्टेट का जीएसटी भी और सेंटर का जीएसटी भी। और कुछ में इंटीग्रेटेड क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाईज के द्वारा भी लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस कहते हैं सेंट्रल जीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी लगता है और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी लगता है। जीएसटी रेट टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, की जीएसटी रेट्स इन तीनों का क्या कहते हैं एक म्यूचुअली डिसाइडेड हो कि कितना अमाउंट होगा। मल्टीपल रेट्स होते हैं, जैसे कुछ आइटम्स में 5%, 12%, 16%, 28%, इस तरह आइटम्स वाइज क्या कहते हैं इनका जीएसटी टैक्स भी लगता है। इससे एडवांटेजेस क्या हैं गवर्नमेंट के लिए? कि क्रिएट अ यूनिफाइड कॉमन मार्केट, की कॉमन मार्केट बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन करने के लिए, इंक्रीज टैक्स कॉम्पाइलेंस की, टैक्स को आराम से इकट्ठा किया जा सके, कंपाइल किया जा सकता है, इसलिए ज़रूरी ये हेल्पफुल है। डिस्करेज टैक्स इवेजन की, टैक्स इन्वेजन करने के लिए। और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल है? ब्रिंग अबाउट सर्टेनिटी, सर्टेनिटी लाने के लिए। करप्शन कम होगा जब एक टैक्स होगा, जैसे जीएसटी है, तो उससे क्या कहते हैं कई टैक्स नहीं होंगे। पहले कई टैक्स से तो दिक्कत होती थी टैक्स कलेक्शन में, अगर कोई भूल जाए तो उसे माफ़ कर दिया, कुछ फाइन लगा के माफ़ कर दिया जाता। लेकिन जब एक टैक्स होगा तो आप भूल कह पाओगे, आपको तो उतना ही देना ही है। बूस्ट सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ये ट्रेड और इंडस्ट्री में क्या हेल्प करेगा? सिंपलर टैक्स रिजिम, फिर फ्यूर एग्जम्पशन की, सिंपलर टैक्स रिजिम होगा कुछ कहते एग्जम्पशन के साथ। इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस इंक्रीज कर कहते हैं ईज होगा बिजनेस करने। मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एफिशिएंट होगा। मेकिंग आर प्रोडक्ट मोर कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट, कि अपने प्रोडक्ट को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट। कंज्यूमर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा? ट्रांसपेरेंट प्राइसेस होंगे, प्राइसेस जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, उस पर कोई बढ़ा के दे रहा है, कोई कम करके दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइस रिडक्शन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ये भी होगा कंज्यूमर्स के लिए। स्टेट्स के लिए कैसे हेल्पफुल होगा? एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस, की टैक्स का बेस जो होता है वो एक्सपैंड करेगा। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगा इससे, जीएसटी से। तो इस तरह के एडवांटेजेस हैं जीएसटी पे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है रिस्टोरेशन ऑफ पीस ऑन एलएसी की टू टाइज। इंडिया ने कहना है कि जो एलएसी पे जो हुआ था कहते हैं जून में, उसके बाद अब उसे कंट्रोल कर लिया गया। वहाँ पे पीस है, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है वहाँ पे। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर ये 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। एक डिस्प्यूट बाउंड्री है जो दो कंट्रीज़ के बीच में है, जिसे सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था, मैकमोहन लाइन। कहते हैं जब 1957 में अक्साई चीन चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया था, उसके बाद 1962 वॉर के बाद एक लाइन खींच दी गई जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एक मिलिट्री हेड लाइन है, दोनों की मिलिट्री यहाँ पे रहती है। इसको रिजॉल्व करने की कई बार कोशिश की गई, जैसे 1976 में कई बार बात हुई, 1981 तक, फिर 1987 तक बात हुई, 8 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। फिर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए, उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की। 1993 में एग्रीमेंट पास हुआ, 1996 में एग्रीमेंट, 2003 में भी स्पेशल टॉक हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। 2009 में भी दोनों तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स आए, बात हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इस वक्त रिसेंटली जो अजीत डोवाल है एनएसए के, उन्हें अपॉइंट किया गया इस तरह की बात करने के लिए, स्पेशल एन5 और टॉक्स के लिए अपॉइंट किया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 5 मेंबर्स ऑफ ग्रेट अंडमान ट्राइब टेस्ट पॉजिटिव, की अंडमान जो ट्राइब है उसके 5 मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव आया है। इसमें लिखा है कि 5 मेंबर्स ऑफ द ग्रेट अंडमानाइज ट्राइब, जो एक पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके 5 लोगों को कोविड-19 हो चुका है। तो इसमें अब ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैल रहा है। जो ट्राइबल पीपल हैं उन तक भी ये पहुंच गया है। तो अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल पीपल वहाँ तक पहुंच गया, तो सोचने की बात है कि ये कैसे स्प्रेड हो रहा है इतना ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं हम लोग ये कहते हैं पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप क्या होते हैं, पीवीटीजी, और क्या कहते हैं
देख लेते हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में देख लेंगे। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी क्या कहते हैं इंडिया में 8.6% जो टोटल पॉपुलेशन है। ये पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप आर मोर वनरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप, ये मोर वनरेबल होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ट्राइबल ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये अमाउंट है पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है, बहुत कम अमाउंट में, और बहुत कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही फाइंड होते हैं ये लोग। 1973 में देवर कमीशन बनाया गया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का, एक सेपरेट कैटेगरी थी जो लेस डेवलप थे ट्राइबल ग्रुप। फिर 2006 में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रीनेम कर दिया पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप। पहले ये था पर्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, अब ये हो गया पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप। 1975 में क्या कहते हैं गवर्नमेंट इंडिया ने इनिशिएट किया था मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स का, जिसमें 52 ग्रुप्स को क्या कहते हैं अपॉइंट किया गया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। लेकिन इस वक्त रिसेंटली 75 जो पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप है, 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं इस वक्त इंडिया में, लेकिन उसमें से सिर्फ 75 पीवीटीजीज है। इनकी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होती हैं, ये होमोजीनियस होते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन होती है, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, रिटन लैंग्वेज, इस इनकी सिंपल टेक्नोलॉजी, स्लो रेट ऑफ चेंज होता है इनका। क्या कहते हैं सिर्फ 75 है सब पीवीटीजी, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में उड़ीसा में है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जो बोडा ट्राइब है, बोंडा ट्राइब वो कहाँ पे है। ये बात भी कर चुके हैं हम बोडा ट्राइब के बारे में। ये पीवीटीजी है, ये कहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन में बताना ये कहाँ पे फाउंड होता है, मेनली कहाँ पे फाउंड होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है अरुणाचल हाउस टू पुश फॉर 6 शेड्यूल स्टेटस की। अरुणाचल हाउस को भी 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए कहा जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जो 6 शेड्यूल स्टेट्स हैं क्या कहते हैं ये कौन कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इनको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, क्या कहते हैं 6 शेड्यूल स्टेट्स को याद करने का, और आप याद करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं, पॉज करके वीडियो, आप 6 शेड्यूल स्टेट्स जो हैं उनके नाम बताएं। चलिए बात करते हैं, इस न्यूज़ में वही दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को भी 6 शेड्यूल स्टेट्स बनाने की बात की जा रही है, कि वो 60 मेंबर जो अरुणाचल प्रदेश असेंबली है उसने बात की है कि उसे भी 6 शेड्यूल स्टेटस मिलना चाहिए अरुणाचल प्रदेश को। इनको याद करने का, 6 शेड्यूल स्टेट्स को याद करने का तरीका है अमित मेगा। अमित मेगा, अमित मेगा कैसे, ए फॉर आसाम, एम आई फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा, मेगा फॉर मेघालय। इसको याद करने का तरीका है कि 6 शेड्यूल स्टेट्स को याद करने का। मैंने क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। 6 शेड्यूल स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए अगली कहते हैं अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है भीमा कोरेगांव केस जो था, एनआईए समन किया उसने डिफेंस लॉयर को, एनआईए ने क्या कहते हैं डिफेंस लॉयर्स को अपॉइंट किया गया, समन किया गया, वहाँ पर बुलाया गया। चलिए देख लेते हैं एनआईए को हम लोग अलग से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के दौरान। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है अफेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट अगर कोई अटैक हो तो उससे बचाने के लिए, स्मगलिंग हाई काउंटरफीट कहते हैं इंडियन करेंसी, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स बनाए रखने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉम्बैट टेरर, टेरर को ख़त्म करने के लिए काउंटर सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। ये एक इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके अदर ब्रांचेस है हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू। इसको जब एनआईए अमेंडमेंट बिल हुआ 2019, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेयर करेंसी और बैंक नोट्स ये जोड़ा गया, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑफेंसेस जो होते हैं उन पे क्या कहते हैं इसको अमेंडमेंट में जोड़ा गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जो ज्यूरिडिक्शन अपना देती है, ये ज्यूरिडिक्शन अपना देती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है उसके द्वारा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो 1973 उसके द्वारा अपना जजमेंट देती है। अगर कोई जजमेंट इस क्या कहते हैं स्पेशल कोर्ट में क्या कहते हैं क्वेश्चन राइज होता है उनके जजमेंट पे, तो फिर उसका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन देती है, वो डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है आज का एडिटोरियल। आज का हम लोग पहला एडिटोरियल देखेंगे, एन एयर टाइट केस की, जैसा हमने देखा फर्दर क्लैरिटी इमर्जेंस ऑन द जीएम्स एंड पाकिस्तान रोल इन द पुलवामा अटैक की, कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फाइल की है चार्जशीट ना 19 पीपल के ऊपर, जो जिसमें है मौलाना मसूद अजहर, कहते हैं जो लीडर है जैश ए मोहम्मद का, उसने इस अटैक को कराया था जो पुलवामा अटैक में था, ऐसा कह के उसके और 18 लोगों के ऊपर कहते हैं चार्जशीट फाइल की गई है पुलवामा अटैक के ऊपर। हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देख ही चुके हैं, अभी देखें रिसेंटली। तो चलिए इस पूरे एडिटोरियल में यही दिया है कि कहते हैं कैसे कहते हैं चार्जशीट फाइल हुई, क्या हुआ,
ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। अगला एडिटोरियल आता है अननो विन सिचुएशन, कि कंडक्टिंग जेई एंड नीट एंड द पेंडेमिक इज नॉट इजी बट ऑप्शंस आर लिमिटेड, कि ये जेई और नीट कराना इस वक्त पेंडेमिक में सही बात नहीं है, इजी भी नहीं कराना, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन लिमिटेड है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते, कि कैन नॉट बी पुट इन पेरिल फॉर लॉन्ग, कि हम उन्हें वेट नहीं करा सकते कई दिनों तक। ये जीरो, और क्या कहते हैं, मिस्टर पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या कहते हैं, जो उन्होंने कहा कि हम इसे जीरो एकेडमिक ईयर नहीं बनने देंगे, इस पैंडमिक के कारण हम लोगों की स्टडीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम इसे जीरो एकेडमिक ईयर नहीं बनने देंगे, ऐसा उनका कहना था। तो क्या कहते हैं, ये नीट के पेपर लगभग 16 लाख बच्चे देंगे, और ऐसे ही क्या कहते हैं, जेई के पेपर 9 लाख के लगभग लोग देंगे। तो काफ़ी सोचने की बात है कि इतने ज़्यादा लोग देंगे तो पैंडेमिक में केसेस बढ़ सकते हैं, कि बच्चों क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने नए बच्चे ही हैं सब, तो क्या कहते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें कहीं वही कहा जा रहा है कि पोस्टपोन किया जाए, लेकिन कोई डिसीजन अभी नहीं आया है। सब मांग कर रहे हैं, कोई कई पॉलिटिकल क्या कहते हैं अप्रोच भी आया है, कई कि पॉलिटिकल लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को, कि क्या कहते हैं कि जेई और नीट नहीं होना चाहिए इस पैंडेमिक में, नहीं तो केसेस बढ़ेंगे, और क्या कहते हैं बच्चों को होगा, तो क्या कहते हैं करोड़ों में क्या कहते हैं कि केसेस बढ़ने की बात की गई है इस जेई और नीट होने के कारण। क्योंकि इतना आप कहते हैं, इतना आप एक रूम में इतना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा सकते, कि कहते हैं कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, तो क्या कहते हैं ये सोचने की बात है। चलिए अगला एडिटोरियल देख। अगला एडिटोरियल है द पार्टिसिपेंट वी नीड इन फेज 3 ट्रायल्स, की व्हाई इट इज अ गुड आइडिया फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वनरेबल सब्जेक्ट टू एनरोल इन द कोविड-19 फेज 3 ट्रायल, कि कौन सा गुड आइडिया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो वनरेबल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोविड-19 फेज 3 ट्रायल्स होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल्स को पहले, फिर इस एडिटोरियल को देखेंगे। क्लिनिकल ट्रायल एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है जो देखती है क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल और उस एडवर्स इफेक्ट को किसी भी नए ड्रग जो ह्यूमंस पे होते हैं यूज़ किए जाते हैं। ये एक ओनली वे फॉर एस्टेब्लिशिंग द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी ड्रग, कि यही सिर्फ एक वे है जिससे हम सेफ्टी और एक उसकी एफिशिएंसी देख सकते हैं किसी भी ड्रग की ह्यूमंस के ऊपर, तो कोई यूज़ किया जा सकता है इन फ्यूचर ह्यूमंस के ऊपर कि नहीं, इसलिए ये होता है। क्लिनिकल ट्रायल 4 फेजेस में होता है, फेज 1 और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें फर्स्ट इन मैन स्टडी, की पहले देखा जाता है कि दिस इज फर्स्ट टाइम वेयर ईच न्यू ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू अ स्मॉल नंबर अ मिनिमम ऑफ 2 हेल्दी, कि ये पहले सबसे पहले 2 हेल्दी या इन्फॉर्म्ड वॉलंटियर्स के ऊपर होता है, डोज दिया जाता है, सुपरविजन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसका क्या कहते हैं रोज देखा जाता है कि कैसा इफेक्ट है उसके ऊपर, फिर देखा जाता है, फिर फेज 2 आता है। फेज 2 आता है एक्सप्लोरेटरी और फेज टू और एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। इसमें मेडिसिन दी जाती है, जो ड्रग है ये 10 से 12 अनइन्फॉर्म्ड कहते हैं इन्फॉर्म पेशेंट्स को दी जाती है 3-4 सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर्स में। फिर उनको भी क्या कहते हैं एग्जामिन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। फिर फेज 3 में होता है कन्फर्मेटरी ट्रायल। इसमें भी कहते हैं इसमें ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, कहते हैं एक ग्रुप में दिया जाता है, कई सेंटर्स में ग्रुपों में दिया जाता है, कि चेक किया जाए कि लोगों के में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। फिर फेज 4 ट्रायल होता है। फेज 4 ट्रायल में ये पोस्ट मार्केटिंग फेज होता है, जिसमें ये फेज ऑफ ट्रायल आफ्टर द मेडिसिन मेड अवेलेबल टू डॉक्टर्स हु स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग इट, ये होता है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चालू कर सकते हैं। द इफेक्ट्स आर मॉनिटर ऑन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोर्सिंग साइड इफेक्ट्स, की जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग के वो देखना इसमें होता है, कि कुछ डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करना चालू करते हैं, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि कैसा इफेक्ट आया। तो हम लोग छोटे में देख लेते हैं कि फेज 1 में होता है इवेल्युएट सेफ्टी, डिटरमाइन सेफ डोसेज और आइडेंटिफाई साइड इफेक्ट। फेज 2 में होता है टेस्ट इफेक्टिवनेस, क्या इफेक्टिवनेस है। फेज 3 में होता है इफेक्ट कंफर्म इफेक्टिवनेस, मॉनिटर साइड इफेक्ट्स, का साइड इफेक्ट्स क्या है, इंफॉर्मेशन देखना, अदर ट्रीटमेंट जो लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट किया उनके ऊपर देखना। फेज 4 में होता है प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसका क्या रिस्क बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो और इसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है, ये देखना। चलिए एडिटोरियल को देखते हैं। इस एडिटोरियल में यही लिखा है कि वही कि क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर है पूरा। इसमें ये भी लिखा है देयर आर सर्वर रीजन व्हाई हेल्थ केयर वर्कर्स पर्टिकुलरली दोज अबव एज 55 की को यूज़ किया जाए फेज 3 ट्रायल्स के लिए। हिस्टोरिकली हेल्थ केयर वर्कर्स हैव ऑफन बीन द फर्स्ट टू वॉलंटियर टू पार्टिसिपेट इन सेवरल साइकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल नेचर, कि हम लोग
पहले से देखे आ रहे हैं, पहले से अर्लियर से ही कहते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे वही लोग सबसे पहले उनके ऊपर ही फेस 3 ट्रायल किया जाता था, मेनली जो एज 55 के ऊपर होते थे, जिससे हमें पता चल सके कि इम्पैक्ट इसका क्या है। पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स विल मोटिवेट एंड इन द मेंबर्स ऑफ द जनरल। कहते हैं कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स कहते करेंगे तो बाकी जो लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक है, वो भी ट्रायल्स में मदद कर सकती है और कहते हैं आके फेस जो ट्रायल्स होते हैं उनमें मदद कर सकती है। इसमें लास्ट में यही कंक्लूड किया गया, ऑल राउंड इट कुड बी गुड आइडिया फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वल्नरेबल सब्जेक्ट टू एनरोल इन द कोविड-19 वैक्सीन फेस 3 ट्रायल इन इंडिया की इनको यूज़ करना फेस 3 ट्रायल में, लेकिन ये सही है। लेकिन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, रेगुलेटरी एजेंसी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चर की को should act immediately and allow and encourage enrollment of healthcare workers and vulnerable groups in phase 3 trial। ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स उनको इनकरेज करना कि वो इनरोल करे हेल्थ के जो फेस 3 ट्रायल्स हैं, जिसमें हमें ड्रग जल्दी मिल सके, क्योंकि इफेक्ट पता चलेगा तभी हम उस पर कोई जो गलत है, कोई रिस्क आ रहा है तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो एडिटोरियल में यही दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, कोरोनल नेम यूज बाय पतंजलि। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया कि इंटरवीन अपील की जो एक क्या कहते हैं, चेन्नई बेस्ड कंपनी, उसने बाबा रामदेव की पतंजलि की जो आयुर्वेदिक लिमिटेड और दिव्य अवयोग मंदिर ट्रस्ट है जो उसने यूज़ किया है कोरोनल ब्रांड, उसके ऊपर कहा है कि वो ऐसा यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा एक पिटीशन फाइल की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते आती है, इंडिया कैन बी अ वेपन सप्लायर। ऐसा पीएम का कहना है कि इंडिया एक वेपन सप्लायर हो सकता है कुछ सालों में। कि मोदी हाईलाइट द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ओएफबी कॉर्पोराइजेशन। जो कॉर्पोराइजेशन हुआ है ओएफबी का या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें ये कहते हैं वेपन सप्लाई इंडिया हो सकता है। रशिया फॉर, इसके बगल में एक न्यूज़ आती है, रशिया फॉर कंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर डील्स बाय ईयर एंड। क्या कहते हैं कि रशिया के साथ एक फाइटर और हेलीकॉप्टर डील हो सकती है ईयर एंड तक, ऐसा कहा गया। डिलीवरी ऑफ S400 रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू बिगिन बाय एंड ऑफ 2021 की 2021 के एंड तक जो S400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो भी इंडिया को मिल सकता है, ऐसा इसमें बात की गई है। अगली न्यूज़ आती है, पाकिस्तान प्रोवाइडिंग शेल्टर टू अजहर इज रिग्रेटेबल सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि पाकिस्तान जो शेल्टर दे रहा है अजहर को वो रिग्रेटेबल है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंट्री की दूसरी कंट्री को कोई दिक्कत प्रोवाइड करे तो उससे बचाना चाहिए। तो इसमें वही लिखा कि मसूद अजहर जो है जिसने पुलवामा अटैक प्लान किया था, जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई है एनआईए के द्वारा, तो उसमें यही कहा गया कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कहा है कि पाकिस्तान उन्हें शेल्टर दे रहा है। और क्या कहते हैं प्रेस, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया जो चार्जशीट फाइल हुई है एनआईए के द्वारा जो पुलवामा अटैक के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं हो पाकिस्तान का कहना है। लेकिन अब सच्चाई सब जानते हैं, क्या कहते हैं, तो वही बात है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली अगली न्यूज़ आती है, एक्शन अगेंस्ट ट्रैवलर्स इफ वाईफाई रूल्स आर वायलेटेड। कि डीजीसीए ने कहा कि जो ड्राफ्ट रूल गवर्न यूज ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस इनसाइड एयरक्राफ्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो रहे हैं एयरक्राफ्ट में, उसे रोके जाए। एक्शन अगेंस्ट ट्रैवलर्स जो यूज करते हैं वाईफाई रूल्स को वायलेट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।